सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। और इन्होंने ही अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। इस बुक में उन्होंने क्या बताया? तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2022 में जब एक प्रोग्राम के बाद उन पे एक हमला हुआ था। उस हमले में उन पे काफ़ी बार चाकू से वार किया गया और उसी हमले के बाद उनकी एक आई साइट भी चली गई, एक आंख से अब उनको दिखता नहीं है। तो उसी खौफनाक अनुभव का जिक्र उन्होंने इस बुक में किया है कि वो कैसे वो हादसा हुआ उनके ऊपर, कैसे उस हादसे के बाद वो बाहर निकल करके आए। और ये जो उन पे हादसा हुआ था वैसे तो मैंने आपको डिटेल में बताया था, उन्हीं की एक बुक है, उस पर काफ़ी विवाद छिड़ा था और उसी के बाद ये हादसा उन पे किया गया। और अभी देखो, आप कोइंसिडेंस कह दो, इत्तेफाक कह दो, कुछ भी कह दो, अभी ईरान इजराइल वॉर का चर्चा हो रही है हर जगह। तो ये जो बुक है ना, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं ईरान से है। ईरान की तरफ से कई बार इनको मारने की धमकियां दी गई। और वो जो बुक जो विवाद का कारण बनी थी, वो बुक का नाम ज़रूर याद रखना, उसका नाम है द सैटेनिक वर्सेज। ये सलमान रुश्दी की बुक है, बड़ी फेमस है और ये इन पे जो हमला हुआ ये बुक ही इसका कारण है। तो ये बुक का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। और इनकी एक और बुक आप याद रखना, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये उनका दूसरा उपन्यास, दूसरा नॉवल था और जिसी के कारण उनको 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दो बुक तो आप ज़रूर याद रखना। और अभी लास्ट ईयर इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम विक्ट्री सिटी था और अभी एक अवार्ड भी इनको मिला था जिसको कहते हैं लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये भी आप ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन में देखो, ये सेम पित्रोदा, ये नाम अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल लेटेस्ट। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और सेम पित्रोदा से 2 पॉइंट याद रखना, इनको फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन कहा जाता है और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स और रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि अश्विन प्रभु, इन्होंने बुक लिखी अभी स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। प्रोफेसर एस.डी. मुनि, डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। शोभना के नायर, रामविलास पासवान, द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम से बुक लिखी। चित्रा बनर्जी, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम से बुक लिखी। एम.जे. अकबर, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम से बुक लिखी। माधव गोडबोले, बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नाम से बुक ली। और रघुराम राजन, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम से बुक लिखी। ये आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। हुमा कुरैशी की बात करें, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम से बुक लिखी। और ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नाम से बुक लिखी। तो ये 2024 की ही मैंने आपको 10 बुकें रिवाइज करवाई है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और कल भी मैंने आपको 10 बुकें रिवाइज करवाई थी, वो भी 2024 की थी। तो देखो, 2 दिन में मैंने आपको 2024 की टोटल 20 बुकें रिवाइज करवा दी है। तो इसी तरह से मैं आपको चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके विद रिविज़न, ताकि चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा बजरनी बेनेडिक्टसन। इनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन और अभी ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वैसे इससे पहले भी वो यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2017 में, लेकिन मात्र जनवरी से लेकर नवंबर तक वो प्रधानमंत्री रहे थे 2017 में। देखो, पहले आइसलैंड की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल इसकी क्या है? रेक्जाविक। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और यहाँ के प्रेसिडेंट है गुडनीट जोहानसन और अब प्रधानमंत्री बन गए हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। अब आपको पता है यहाँ पे मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। अभी जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में भी वो जो किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। और ये ज़्यादा सारे पुराने नहीं है, ये पिछले 3 महीने में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च और अभी तक जितने भी देशों में ये अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो। तो ध्यान से सुनना, ये रिवीजन आप ही के लिए है। अभी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने थे पीटर पेलेग्रिनी। अभी इजिप्ट के मिस्र के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुल्यूक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असुमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। चाड के प्रधानमंत्री बने थे सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो ये सारे अभी तक 2024 के अपॉइंटमेंट्स थे, इनको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी ACM टर्निंग अवार्ड 2023 को किसने जीता है? तो आंसर होगा एवी विगडरसन ने। तो इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये एवी विगडरसन, और इनको 2023 का ACM टर्निंग अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। याद रखना, इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एवी विगडरसन, इनको गणना के सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि के रूप में इनको $1 मिलियन की राशि दी गई है। अच्छा, इसी तरह से गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को। और अभी ये दिया गया था मिशेल टेलाग्रैंड को, पढ़ा था हमने। और ये वाला नाम भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लुकास। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में मानद पामे डी और पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। और रिकेन यामामोटो की बात करेंगे, जापान के हैं, अभी 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंक विरोधी मिसाइल प्रणाली जिसका नाम है MPATGM इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में, वहां पे स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है MPATGM मतलब मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इसका भी सफल परीक्षण किया। तो देश में ही मेक इन इंडिया के तहत बने इस मिसाइल सिस्टम को कहीं भी ले जाया सकता है और किसी भी टैंक को या बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया जा सकता है। इसके वजन की बात करेंगे तो 14.50 किलोग्राम है, लंबाई इसकी है 4.3 फुट और इससे 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। मेन पोर्टेबल है, यानी कि 2 इंसान मिलकर के उठा करके इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एंटी टैंक हो गई है, टैंक को उड़ा सकती है। गाइडेड मिसाइल है, एक बार आप इसे गाइड करके छोड़ दो कि भैया यहां जाना है, वहां जाके उसे फोड़ देगी। अच्छा, मैं राजस्थान से आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जो राजस्थान में हुई हैं। एक तो डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, भारत और UAE के बीच में। इसी तरह से अभी पहली बार सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज हुआ था, पहली बार हुआ मतलब फर्स्ट एडिशन है इसका, भारत और सऊदी अरब के बीच में, ये भी हुआ राजस्थान में। अभी इंडियन एयरफोर्स ने भी वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया था राजस्थान में ही। और अभी भारत और जापान के बीच में धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज, ये भी राजस्थान में हुआ। तो ये देखो 3-4 तरह के एक्सरसाइज तो अभी तक हमने राजस्थान में कर लिए, ये 2024 वाले मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य यही है, आर्ट को, कला को बढ़ावा देना। पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। बात करें थीम क्या है, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, यानी कि एक अभिव्यक्ति का बगीचा कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण। अच्छा, ये तो हो गया 15 अप्रैल। अभी 14 अप्रैल को भी एक दिवस हमने मनाया था जिसे वर्ल्ड क्वांटम डे कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये शब्द क्वांटम या क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब इसे 14 अप्रैल को ही हम क्यों मना रहे हैं? तो देखो, फिजिक्स में एक रिलेशन होता है जिसे आप कहते हैं प्लैंक रिलेशन, जिसको कैसे लिखते हैं उस रिलेशन को, E = H न्यू।
ये वी नहीं है, इसको पढ़ते हैं न्यू, न्यू बोलते हैं इसको। ई मतलब एनर्जी हो गया, एच मतलब हो गया प्लैंक कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। क्योंकि वी बोलूंगा तो वी डिनोट करते हैं फिजिक्स में वेलोसिटी को। तो ये जो एच है, जो प्लैंक कांस्टेंट जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी जो लगभग वैल्यू होती है वो होती है 4.14। तो यहीं से ये डे हो गया। 14 तो इसकी तारीख हो गई और 4 इसका महीना हो गया, 14 अप्रैल। अच्छा, इसी तरह से एक डे हम और पढ़ते हैं, पाई डे। पाई डे आपने पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 14 उसकी तारीख हो गई और तीसरा महीना हो गया, यानी कि 14 मार्च। वो भी हमने पढ़ा था। और वैसे 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और ये भी ध्यान रखना, इसी दिन को इक्वलिटी डे के रूप में भी कहा जाता है या मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है इक्वलिटी डे किनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं या किस दिन मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। बी आर अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चैत्य भूमि कहते हैं। अब वैसे डे वाला प्रश्न है, तो चलो एक बार फिर से अप्रैल के सारे डेज में आपको रिवाइज करा दूं। और आप नोटिस करेंगे जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज करवाता हूं। चाहे कितनी बार भी मेरे को रिवाइज करवाना पड़े, मैं आपको कभी यह नहीं कहता कि ये डेज लीजिए एक बार देख लीजिएगा। मैं बोल बोल करके आपको रिवाइज करवाता हूं, चाहे उसमें मुझे कितनी मेहनत लगे, कितना एफर्ट लगे, कितना ही टाइम लगे। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बोल बोल करके आपको याद दिलाऊं। कम से कम आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके भरोसे छोड़ दूंगा, आप में से आधे लोग पढ़ेंगे आधे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो न चाहते हुए भी मेरे शब्द आपके कानों में जाएंगे। तो जब एक ही एक चीज को आप बार बार सुनोगे तो वो आपको याद होने लगेगी। और ये डेज तो मैं आपको पूरे महीने भर तक रिवाइज कराऊंगा। फिर अगला महीने आते ही अगले महीने के शुरू हो जाएंगे, पीछा मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। तो चलो फिर रिवाइज करते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, और 6 अप्रैल को ही नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया था, 11 अप्रैल को ही वर्ल्ड पार्किंसन डे भी मनाया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया था, और अभी 15 अप्रैल मैंने बताया विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में हमने मनाया। तो ध्यान में रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा रशिया ने। तो रशिया ने अभी अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, और ये परीक्षण किया है रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने। इस अंगारा A5 रॉकेट को भारी पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अंगारा A5 रॉकेट का जो वजन है वो लगभग 773 टन है, लंबाई 54.5 मीटर है, और ये लगभग 24.5 टन पेलोड अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। और आप कह सकते हो ये रूस के हैवी लिफ्ट रॉकेट के रूप में प्रोटॉन M की जगह लेगा। और रशिया से अभी मैं आपको याद दिलाऊं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज हमने पढ़ी थी कि भारत ये रशिया से इग्ला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पेट्स हम कहते हैं, ये खरीद रहा है। कौन? भारत खरीद रहा है। और रशिया में भारत के अभी राजदूत एम्बेसडर बनाए गए कौन? विनय कुमार। अभी 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति फिर से बन गए व्लादिमीर पुतिन। अच्छा चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी जो रशिया में विपक्षी दल के नेता थे जिनका भी निधन हो गया, तो उनको और उनकी पत्नी को अभी एक अवार्ड मिला था। वो कौन सा अवार्ड था और उनके नाम क्या थे, ये बताओ। देखिए किस किस को याद है। और एक रशियन अंतरिक्ष यात्री हमने पढ़े थे, ओलेग कोनोनेंको, जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए। इस साल ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया। और अभी ओमान की खाड़ी में चाइना, ईरान और रशिया ने सुरक्षा बेल्ट अभ्यास का आयोजन भी किया था। तो रशिया से संबंधित ये सारे प्रश्न अभी हमने पढ़े थे। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबल। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मीन्स सिंगल टाइटल जीता? तो आंसर होगा जोनाथन क्रिस्टी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार 41 नंबर का एडिशन है। ये 9 से लेके अभी 14 अप्रैल 2024 तक हुआ। कहाँ पे हुआ?
चाइना के निंगबो शहर में हुआ। और अभी इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है जोनाटन क्रिस्टी ने। ये कहाँ के हैं? ये इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है। वहीं वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो विजेता रही वांग जी यी, ये चाइना की प्लेयर है। और बैडमिंटन से आपको याद दिलाऊं तो अभी आपने पढ़ा था कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024, इसमें वुमेन सिंगल जीता था अनुपमा उपाध्याय ने और मेन सिंगल जीता था एम थारून ने। और बैडमिंटन में हमारी एक जोड़ी का नाम आप जरूर याद रखेंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का नाम, क्योंकि अभी 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार इन्हीं को मिला था। और अभी 2024 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करेंगे, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं। इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था चीनी ताइपे की ताइजू यिंग ने और मेन सिंगल जीता था शी यू कुई ने, ये चाइना के हैं। और इसमें मेंस डबल जीता था साउथ कोरिया की एक जोड़ी ने और उन्होंने हराया था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को, इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप्स होते हैं वो मैं आपको याद दिलाऊं तो एक तो थॉमस कप, अगर आप सुनोगे तो इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। सुदरमन कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में भी याद रखना, स्थापना होती है 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो आप जानते हो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो आंसर होगा अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि अमेरिका का जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 2023 में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट रहा है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में बात करेंगे तो भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इसमें 10वीं रैंक पे रहा है, यानी कि दुनिया में 10वां सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट। और आपको याद होगा विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन ये हुआ था हैदराबाद के जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वहां पे, और यहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में उसको। बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड यहाँ पे मिला था विस्तारा एयरलाइन को। और अभी 2024 में ही स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था चांगी एयरपोर्ट को, जो कि है सिंगापुर का। और आपको याद रखना है डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपको मिलेगा असम में। और अभी उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। अच्छा, यूं बताओ देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आंसर करना पटना में। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया असम में। वैसे गोपीनाथ बारदोलाई इनको आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है, इससे भी याद रखना। वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पूछूंगा तो ये आपको मिलेगा कोलकाता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पर है? नागपुर है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पूछेंगे तो बनारस में, वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पूछूंगा तो लखनऊ में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इनके नाम पर तो एक स्टेडियम भी है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, वो तो आपको मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। लेकिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूछेंगे तो वो रांची झारखंड में मिलेगा। ये जरूर याद रखना है आपको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि इनके नाम पे एयरपोर्ट का है और स्टेडियम का है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान, हाँ भाई पूर्व कप्तान ही कहेंगे, रोहित शर्मा। और अभी T20 में 500 छक्के लगाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभी रोहित ने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 5 छक्के लगाए और इसी के साथ उन्होंने T20 में अपने 500 छक्के पूरे कर लिए। दुनिया में ऐसा करने वाले वो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, भारतीयों में तो पहले और दुनिया में 5वें, क्योंकि T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, जो वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने कितने छक्के लगा चुके हैं अभी तक? 1056। और भारतीयों में पहले रोहित शर्मा 500 छक्कों के साथ। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था
आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो आंसर होगा विराट कोहली ने। अभी आईपीएल में इन्होंने अपना 8वां शतक लगाया था। और अगर पूछे कि आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर कौन है? मिशेल स्टार्क हैं। अभी केकेआर ने खरीदा 24.75 करोड़ रुपीस में। और अगर पूछे कि वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भी कौन है? तो विराट कोहली है। और अभी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी पढ़ा था T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर बन गई है। और आप जानते हो भी वुमेन प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हुआ था अभी 2024 में, जिसको जीता था आरसीबी ने, जिसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन ये किस देश में किया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण अभी नेपाल के भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया। वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है तो उसके द्वारा ये महोत्सव अभी जनकपुर में महेंद्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। पिछले साल यानी कि अप्रैल 2023 में ही इस महोत्सव को शुरुआत की गई थी। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को साझा करना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको नेपाल ले चलता हूँ। ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू में आपको किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा? सार्क का। करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल ये भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो 5 से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। अभी आपको याद होगा नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था घोड़े जात्रा त्योहार ये मनाया गया था नेपाल में ही। अभी नेपाल की क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच बनाया गया था वो एक भारतीय क्रिकेटर है, उनका नाम है मोंटी देसाई। यहाँ पे पिछले साल एक माधव नारायण महोत्सव भी मनाया गया था, ये भी ध्यान में रखना। और अभी सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला नेपाल ये पहला दक्षिण एशियाई देश भी बना था। अब कुछ महोत्सव मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए बोला था, तो सुनो। एक बन्नी उत्सव हमने मनाया था आंध्र प्रदेश में। लोसांग फेस्टिवल ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया गया। तानसेन समारोह की बात करें ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये होता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अभी 2024 में हमने पढ़ा था किस देश में इसको मनाया गया? तो श्रीलंका में। अभी हैथाई अम्मन महोत्सव की बात करें ये तमिलनाडु में मनाया गया। और जल्लीकट्टू महोत्सव जो कि पोंगल के मौके पर मनाया जाता है, जिसमें बेलों को कंट्रोल करना होता है। एक बेल होता है, सांड होता है, उसे कंट्रोल करना होता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाई पुसम फेस्टिवल बड़ा फेमस है। और एक आदि पेरक्कू भी याद रखना। वहीं कंबाला फेस्टिवल की बात करें, कंबाला भैंसों की दौड़ होती है मुख्य रूप से, कर्नाटक में होता है ये। मकर विलक्कू त्योहार की बात करेंगे तो ये केरल का हो गया। यहाँ पे जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। बाकी ऊंट फेस्टिवल की बात करोगे तो वो राजस्थान के बीकानेर में होता है। और मरु फेस्टिवल की बात करोगे तो राजस्थान के जैसलमेर में होता है। दोनों राजस्थान में होते हैं, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ 10-11 फेस्टिवल्स मैंने आपको रिवाइज करा है जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इनको ध्यान में रखना। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और सेशन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? फिर से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। फिर पूछा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पामे डी और पुरस्कार के लिए चुना गया? जॉर्ज लुकास। विश्व चगास्त रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। और भारतीय रक्षा मंत्रालय ये किससे 97 LCA मार्क 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। फिर पूछा, किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया? डॉक्टर गगनदीप कांग। फिर पूछा, वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? अक्षय भाटिया ने। फिर पूछा, द लो एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नाम की बुक को किसने लिखा? रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। फिर पूछा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर, टॉप है अमेरिका। फिर पूछा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने? अनिरुद्ध बोस। और आखिरी प्रश्न पूछा कि साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो अवंतिका
वंदन पूकू। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो भारत और सिंगापुर के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।